अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज है पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात कर ली जाएगी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से, जिनका दौरा पाकिस्तान में आज दूसरा रोज़ है। आज हमने देखा कि लाहौर भी आमद हुई, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ वक्फे के बाद कराची आमद होती है और कराची के अंदर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी इस्तकबाल करते हैं। इन दोनों मौके के ऊपर जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, उन्होंने एक मज़बत पैगाम दिया, खुशी का इजहार किया। कल के रोज़ भी हमने आपको बताया था कि सुप्रीम लीडर का भी पैगाम दिया था कि पूरी कौम को सलाम पेश करते हैं। एक ज़रा सा शिकवा करते नज़र आए, वो शिकवा भी बजा है, कहा कि मैं बड़े इज्तिमा से जो है वो बात करना चाह रहा था लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो नहीं हो सका। और आज कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी उनको मिली है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद आज हम बात करेंगे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या असरात हो सकते हैं इस दौरे के। ख़ास तौर पे ये वो दौरा है, उस वक्त है जब एक कशीदा माहौल है। मशरिक़ वस्ता की अगर बात कर ली जाए तो उसमें ईरान और इसराइल के माबैन जो ताल्लुकात रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ़्ते तक, उसके अंदर जंग ज़दा माहौल की कैफियत पैदा हो चुकी थी। कल हमने कोशिश की ये जानने की और उन चीज़ों पर सवाल उठाने की और जवाबात जानने की। आज हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के एनालिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के भी बखूबी एनालिस्ट हैं, आगा मसूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको ऑन कॉल रखा है, हमारे पैनलिस्ट हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ईरान का दौरा पहले से ही स्केड्यूल था, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ऐसी कैफियत के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर एक ब्लॉक सिस्टम दोबारा से इंट्रोड्यूस होने जा रहा था, लेकिन वो जंग ज़दा माहौल को रोकने के लिए बड़ा किरदार है बहुत से ममालिक का। इस मौके के ऊपर ईरानी सदर का दौरा, और न सिर्फ दौरा दारुल हुकूमत का पाकिस्तान के, बल्कि मुख्तलिफ शहरों का भी दौरा, जिसके अंदर लाहौर और कराची भी सर फहरिस्त हैं। इस पूरे विजिट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो दौरा है ये पहले से तयशुदा था। और ये कि बाद लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये ईरान ने जब हमला किया इजराइल पे तो उसके बाद ये कि दौरा हुआ, ऐसा नहीं है। ये दौरा पहले से तयशुदा था और पाकिस्तान तो वो इसलिए आए हैं और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मेरी अपनी मालूमात है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अचानक कशीदगी पैदा हो गई थी। और आपको मालूम है कि ईरान ने जैश अदल जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमला किया था तुर्बत के करीब। बिल्कुल ऐसे हाँ, तो फिर इसके बाद ये है कि इसका जवाबी हमला पाकिस्तान ने भी किया। तो मतलब ये कि अचानक 2 करीब तरीन पड़ोसी मुल्क और इस्लामी मुल्क, और जिन्होंने माजी में एक दूसरे के साथ ताउन किया, इत्तेहाद किया, दोस्ती की, मोहब्बत की, भाईचारा किया, अचानक वो आग के शोले भड़कने लगे। लेकिन फिर बाद में मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये सोच विचार आई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ईरान ने सिलसिले में बाद में उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ टेंशन करें, हमारा बिरादर मुल्क है, माजी में हम साथ रहे थे और आइंदा भी साथ रहेंगे। तो जो इनकी जो आमद है रईसी साहब की, जो ईरान के मोहतरम सदर हैं, उनका बुनियादी मकसद ये है कि उन गलत फहमियों को दूर किया जाए कि जिसकी वजह से दोनों ने मिसाइल अटैक किए और स्पेस को वायलेट किया। और सबसे पहले जो स्पेस वायलेशन हुआ तो ईरान की तरफ से हुआ था। तो अब ये कि मैं समझता हूँ कि उनकी आमद तो पहले भी थी, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ने भी बात की, पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से भी बात की। तो दे वांटेड टू कन्वे मैसेज कि भाई हम कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहते, हम दोस्ती और ताल्लुकात को उसी नहज पे ले जाएंगे जैसे कि माजी में था। और आपको मालूम है कि जो फारसी ज़बान है वो बरसगीर में 600-700 साल तक कोर्ट लैंग्वेज रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये कि हमारा उनका दरमियान जो है ना, और ये इनकी जो आमद है ये उसी गलत फहमियों को दूर करने की बातें तो बाद में बहुत हो सकती हैं। उसमें मतलब ये कि आपका गैस पाइपलाइन हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें बॉर्डर ट्रेड भी हो सकती है। लेकिन जो असली मकसद है, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है और जो बड़े मुस्तनद राय से मालूम हुआ है कि ही वांटेड एक्चुअली टू स्पेसिफाई कि आइंदा इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, एंड वी रिमेन एज ए ट्रू फ्रेंड एंड ए ट्रू ब्रदर। ठीक है आगा साहब, ये भी जानना चाहूँगा, आपने ऑब्वियसली क्लियर कर दी जो कन्फ्यूजन थी कि दौरा क्यों है। कुछ नाक़िदीन की राय ये भी है और कुछ इन हाउस सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि इस वक्त जो कशीदगी है आलमी सतह पर, उसमें हमने ये भी देखा कि अमेरिका का एक कदम ये उठता दिखाई देता है इस दौरे से कुछ ही चंद रोज़ कबल
کہ جو پاکستان کے پروگرامز ہیں اور جو 4 کمپنیز ہیں جو پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے ایوز کچھ پروڈکٹس جو پرووائڈ کرتی ہیں، اس پر بین لگا دیا گیا کہ وہ پورے دنیا کے اندر خاص طور پہ جو امریکی حمایتی ممالک ہیں ان کے ساتھ اب کوئی پروگرام نہیں کر سکیں گے، کوئی تجارت نہیں کر سکیں گے۔ کیا اس قدم کا فرق پڑے گا پاکستان کے اوپر یا ایران پر؟ کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، وہ جو پوری ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن سامنے آئی 11 جنوری کو صومالیہ کے کوسٹل گارڈ جو وہ کوسٹ ہے اس پر ایک جہاز کو روکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں 4 پاکستانی تھے، ان کو بھی ڈیٹین کر کے لے گئی ہیں امریکی فورسز CIA کے تھرو، اور پھر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 11 جنوری کے بعد، پھر 2 ماہ کے بعد اب یہ اس دورے سے کچھ روز قبل ہی یہ فیصلہ کر دینا۔ کیا یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان ہاؤسز کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے جوائنٹ وینچر کی تو اس کو روک دیا جائے پاکستان ایران کے مابین؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت کر دوں کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، اور ان پر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں۔ ذرا سا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو فوراً ایران سینکشنز لگا دیتا ہے۔ اور اب آپ کو جو بیلسٹک میزائل کی تیاری کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، پاکستان پہ بھی سینکشنز لگ سکتے ہیں، ابھی تو روکا ہے انہوں نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اس کا ایک رول ہے، وہ اس کے اپنے مفادات سے۔ دیکھیے دنیا میں بات یاد رکھیے گا کہ بڑی طاقتوں کے جو ہے نا کوئی دوستی جو ہے دائمی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مفادات دائمی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کا ایک رول ہے، امریکہ نہیں چاہے گا کہ کسی طریقے سے ایران کا جو ایک آئسولیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، یا یہ کہ ایران کو اس حد تک مطلب یہ کہ موقع دیا جائے کہ وہ ریجن میں ایک پاور بن کے سامنے آئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایران میں کیونکہ ایک بڑی مضبوط نظریاتی لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، تو چنانچہ پاکستان فوراً ہر چیز کو مطلب یہ کہ فوراً ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم چھوٹی سی ایک مثال لے رہے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی، اور یہ دیکھیے کہ یہ گیس پائپ لائن کی ایران نے تو اپنے حصے کا جو تھا وہ تعمیر کر لیا 1100 کلومیٹر کا، ان سے 80 کلومیٹر بھی ابھی تک نہیں ہوا، اور ان کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پیش قدمی کی تو امریکہ جو ہے ان پہ بھی پابندی لگا دے گا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی، ہمارے پاکستان میں لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں سیاستدان ضرور ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے، اور جب لیڈرشپ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پھر یہ ہے کہ اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور پاکستان میں اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور میں تو زیادہ مطلب اور نہیں کہوں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دورے سے کم ایک بات تو طے ہو گئی کہ مطلب ایران وہ واحد مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کو جواب دیا، اور یہ ہے کہ اور اس نے یہ واضح کر دی کہ وہ اگر اس نے جو دمشق میں ان کے 6 کمانڈروں کو مارا ہے وہ اس کا حساب بالکل چکا دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب ایران نے یہ واضح کیا کہ ریڈ لائن کراس ہی ہونی چاہیے، ریڈ لائن واضح کر دی ہے، بالکل واضح کر دی۔ اور یہ کہ یہ بھی بتا دوں آپ سے کہ ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو مطلب عالمی امور پر جو لکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں انٹروین نہیں کرے گا، مطلب جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہوا ہے ابھی حال ہی میں، اس نے کہا انٹروین نہیں کرے گا، اور واقعی اس نے انٹروین نہیں کیا، کیونکہ ایران نے سب سے پہلے امریکہ کو بتایا تھا کہ وہ اس قسم کا حملہ کرنے والا ہے to safeguard the security of Iran, to safeguard the security of the people of Iran, and to safeguard the people of Iran who are staying abroad. تو یہ میسج تو امریکہ کو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب یہ میسج گیا ہے تو امریکہ نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، اور یہ کہ حملہ ہوا اور ساری دنیا میں مطلب یہ بات ہو گئی کہ ایران از اونلی کنٹری ان دا مسلم ورلڈ کہ کین چیلنج اسرائیل، اور اسرائیل کا جو مت تھا نا کہ صاحب وہ انونسیبل ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ تو ختم ہو گیا، اور وہ تو غزہ کے مسلمانوں نے 37,000 مسلمانوں نے جو قربانی دی ہیں اور جو اب بھی دے رہے ہیں، انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم تو اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور ہماری زندگی تو مطلب موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو جب اتنا بڑا ایمان اور یقین ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایران ہیز ڈن سم تھنگ ونڈرفل، اور اس لحاظ سے اسرائیل جو ہے نا وہ بالکل ڈرا ہوا، حالانکہ اس نے بھی مطلب میزائل مارے ایران میں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ 2-3 میزائل۔ اچھا آغا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ اس سے اگر ایگری ہیں، متفق ہیں، تو اس کو بھی انڈوز کیجیے گا، اور اگر آپ کی انفارمیشن کچھ آپ اضافہ بھی کرنا چاہیں تو اس میں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا دورہ کیا ان چیزوں پر منحصر نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بات کرنی تھی، obviously جس کا آپ نے ڈسکشن کیا کہ ایران پاکستان پائپ لائن جو گیس پائپ لائن ہے وہ
80 किलोमीटर अभी तक हमने पूरा नहीं किया। अगर हम पीछे हटते हैं तो ऑब्वियसली एक भारी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। रेकॉर्डिंग केस का तो आपको याद होगा 12-13 बिलियन देने पड़े थे ईरान पड़ेंगे 18 बिलियन। एग्जैक्टली इतने, ये तो दिवालिया निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जो इस वक्त सैंक्शंस की बात की आपने कि इजराइल के साथ एक पेचीदगी, एक कशीदगी, एक जनज़दा माहौल है। अगर अमेरिका और ज़्यादा सैंक्शंस लगाता है ईरान के ऊपर तो वो हमसाया ममालिक की तरफ देखेगा ऑब्वियसली, तो ये मौजू भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि मिसाइल्स अटैक हुए थे पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो कलदम तंजीमें हैं, तो इसमें भी बड़ी कयास आराइयाँ हैं कि अगर वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि आपके बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो हम भी तो ये ब्लेम कर रहे हैं ना। हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बताती हैं कि कुलभूषण जैसे जो नासूर हैं ये भी तो ईरानी बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर आते हैं ना, तो ये भी इशू हो सकता है डिस्कशन। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत उम्दा बात आपने कही। देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ईरानी मतलब जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना इंटेलिजेंस शेयर करें, ठीक है, और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको ऑपरेट करने नहीं दें या उनको निकाल दें या उनको खत्म कर दें। तो देखिए ये भी तो एक डेवलपमेंट है ना। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस डेवलपमेंट में कामयाब, देखिए 800 किलोमीटर का मतलब ये बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं और इसमें स्मगलर्स भी हैं, इसमें मतलब मुख्तलिफ तरीके से लोग ईरान भी जाते हैं और बलूचिस्तान में भी दाखिल होते हैं। तो अगर इनके दरमियान एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू, जैसा पहले भी आया था, ईरानी अखबार ने लिखा था कि अगर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं यानी मिलिट्री का, लेवीज का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये वो गलतफहमी भी दूर हो सकती है। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बाहर की इमदाद हासिल है और आप समझते हैं कि कौन लोग हैं जो उनकी इमदाद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मतलब ये कि डेवलपमेंट हो सकता है। और उससे कम से कम ये कि ईरान पाकिस्तान को फायदा इसलिए भी होगा कि आपके जो बॉर्डर सरहदी जो तिजारत है ना उसको फरोग हासिल होगा। और ये कि एक हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो पसमानदा हैं और वो अगर इस तिजारत से अगर फायदा उठा लेंगे तो बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर और फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक बाकायदा एक तंजीम है BLA की जो पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज कर रही है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को वो आज़ादी के एक नारे लगा रहे हैं, झूठे नारे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इतना अगर बॉर्डर ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है जो है ऑलरेडी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन हो इंटेलिजेंस का भी और हमारी लेवीज का भी और हमारी फोर्सेस का भी और बॉर्डर पर, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 90% जो है ना जो दहशतगर्द हैं वो न सिर्फ नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे बल्कि मारे भी जाएंगे। ये है मेरा। अच्छा आगा साहब, एक और मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये सवाल कर लूँ कि बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके किस तरह के इक़दाम हैं, क्या कुछ होता रहा है माजी के अंदर, और फिर इंटेलिजेंस फोर्सेस क्या किस तरह से कार्रवाइयाँ करती रही हैं। शवाहिद ये मिलते हैं कि दे आर फंडेड बाय रॉ, और जो इंडियन गवर्नमेंट है इनकी तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है और वाया ईरानी बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आते हैं। तो अगर ईरान ये कहता है कि आपका झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा है और ये आप गैस पाइपलाइन मंसूबा कंप्लीट नहीं करने जा रहे हैं, तो जो निगोशिएशन है या जो डिप्लोमेटिक आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये भी तो आर्ग्यूमेंट रखा जा सकता है कि ईरान के भारत के साथ, इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो जो आपको याद होगा वो पोर्ट बनाया जा रहा है और अफगानिस्तान जाने की तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान को स्किप करके, तो वो भी तो अपने अच्छे ताल्लुकात रखकर बैठा हुआ है ना दूसरे ममालिक के साथ। हमारे ही जो पड़ोसी ममालिक है जिनके साथ हमारे अच्छे माहौल में बातें नहीं हो सकती हैं, तो वो फिर आर्ग्यूमेंट का हिस्सा हो सकता है ना इसमें। देखिए बिलाल साहब एक बात बताऊं, देखिए एक बात हमें सोचनी चाहिए, हमें मतलब ये कि एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। बात असल ये है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बहुत कमजोर है। अगर पाकिस्तान की सफारतकारी, आप मुझे बताइए कि डार साहब को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, आप बताइए उनका क्या काम है, क्या मतलब वो नॉलेजेबल हैं, क्या हैं, वो पहले एक अकाउंटेंट थे, फिर बाद में वो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान की सफारतकारी जो है ना, डार साहब की कुर्बत बड़ी मियां साहब से ज्यादा है, क्या ये वजह काफी नहीं है? नहीं, मैं तो मुझे अपने मुल्क से और आपको भी अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए हम ये बड़ा बात कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अगर सफारतकारी बेहतर होती तो अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात, हालांकि अफगानिस्तान में हमने कितनी मदद की, लेकिन अफगानिस्तान से भी आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। हिंदुस्तान से आपके ताल्लुकात ठीक इसलिए भी नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान जो है वो अखंड भारत की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जो मोदी है वो एक इंतहाई खतरनाक मुसलमान दुश्मन आदमी, अभी हाल ही में इसने मुसलमानों को कहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, यानी ये घुसपैठिए हैं,
यानी अभी कल ही इसने राजस्थान में जो तकरीर की है, मान ली आपने सुनी, मैंने सुनी है, उसमें उसने कहा है कि द मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया दे आर इन्फिल्ट्रेटर्स। तो जिस पर के मतलब राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बड़ा सब बुरा माना, उन्होंने कहा कि नहीं दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर द सेंचुरीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जब तक है और ये जीतने की कोशिश करेगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़े खतरात हैं। और ईरान की दोस्ती इस बुनियाद पे नहीं है, खुदा न खासा, बिकॉज मैं क्योंकि ईरान जाता रहता हूँ और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है उनकी लीडरशिप के बारे में कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं देख रहा जिस तरह हिंदुस्तान देख रहा है। दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। और फिर यहाँ पर आपको मालूम है कि अहले तशी तकरीबन कोई 20 से लेकर 25% की आबादी है, जो मेरा ख्याल है कि हर साल हजारों की तादाद में ज़ियारत के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बीबी मासूमा के रोजे पे जाते हैं, है ना, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पे जाते हैं, फिर कितने मज़ार हैं जहाँ पर ये लोग जाते हैं। ईरान का देखिए, ईरान जो है बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, वो इस खत्ते की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, 4-5 हजार साल पुरानी। तो वो अगर वो जीन्स हैं, वो कभी भी मैं बड़े वसूख से जुमला कह रहा हूँ, वो कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी पॉलिसी जो है वो ना हो जो पाकिस्तान चाहता हो। आपको मालूम है कि नॉर्दर्न एरियाज में जब ये तालिबान की जंग चल रही थी तो पाकिस्तान और ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो मुख्तलिफ थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पाकिस्तान जो था वो मतलब ये कि तालिबान के हक में था, जबकि ईरान जो था नॉर्दर्न अलायंस के हक में था। याद है ना आपको? यस, आई डू रिमेम्बर। हाँ, तो मतलब ये कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पॉलिसी मैटर जो होते हैं वो मफादात की बुनियाद पे होते हैं, अपनी खुद मुख्तारी। अच्छा आगा साहब, मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं क्योंकि आपका वक्त कीमती है और आपका तज्जिया मेरे लिए बहुत कीमती है। पहला, आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जो आपने सिफारती ताल्लुकात के लिए कहा, तो आपकी नज़र में इस कैबिनेट के अंदर ये जो मिली जुली हुकूमत है इस वक्त, इसमें कौन सी ऐसी शख्सियत है जो सिफारती मनसब पर अगर उसको बिठाया जाए, उस कुर्सी पर बिठाया जाए तो सिफारतकारी का जो एक उनसर है उसमें पाया जाता है और बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, खास तौर पर हमारे हमसाए ममालिक के साथ जो बिल्कुल इमीडिएट बॉर्डर्स के उस पार हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिलाल साहब, मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि देखिए जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है ना, चाहे वो सदर की हैसियत से, चाहे वज़ीर आज़म की, आप सब इन लोगों के बारे में जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है और ये भी जानता है कि किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से इनको बैठाया गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई सिफारतकारी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इनके सामने सबसे पहला इनके अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के भी मफादात नहीं है। आपको मालूम है कि सारी दुनिया इनको बात जानती है, इनके सारे पैसे जो हैं पाकिस्तान से बाहर हैं। आप कैसे सिफारतकारी करेंगे? एक बच्चा जानता है जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान का है कि ये जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, इनके सब पैसे बाहर हैं। तो आप मुझे बताइए सिफारतकारी क्या करेंगे? चले ठीक है, आपने सियासी क़यादत की बात की। अगर मैं आपसे यही सवाल थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर अस्करी क़यादत की बात कर ली जाए तो उसमें इतना पोटेंशियल है इस वक्त के सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं या फिर जो मुस्लिम ममालिक से भी फंड्स आने हैं या आ रहे हैं, उसमें तो किरदार उनका नजर आता है कहीं ना कहीं। देखिए अस्करी क़यादत जो है ना वो डेफिनेटली दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन वो तो उस वक्त रोल उनका होता है कि जबकि माशरे में सुकून हो, जबकि माशरे के अंदर जो है ना एक दूसरे से इत्तेहाद हो, मफाहमत हो, दोस्ती हो, तफहीम हो। मैं तो नहीं देख रहा कि सियासतदानों की लड़ाइयों ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की सालमियत को मुतासिर किया है। आप इस बात को सोचिएगा, और मैं बड़ी ईमानदारी से आज बता रहा हूँ, और मैं लिखता रहता हूँ कॉलम, और फेसबुक पे आते हैं मेरे कॉलम, कोई ऐसी नई बात नहीं कह रहा हूँ। घर की जो लड़ाई है उसने इफेक्ट किया है आपके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, इसने इफेक्ट किया है आपकी इकोनॉमी को, इसने इफेक्ट किया है आपकी अखलाकियात को। तो मैं ये नहीं समझता कि जो मौजूदा क़यादत है मिलिट्री तो पार्ट प्ले कर सकती है और उसी की वजह से बहुत कुछ बचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वरना तो भाई हर चीज़ जो है ना वो ये जो सियासतदान हर चीज़ लेके बेच के चले जाते। तो मैं आई स्टिल से कि अगर माशरे में अफाम तफहीम है और सियासतदानों के दरमियान थोड़ी बहुत भी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा कि ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, जो 300 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए। इस हमले के हवाले से मैंने सवाल किया और भी बहुत से जो साबिक सिफारतकार हैं या फिर तज्जियाकार हैं, मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर कमेंट करें कि उस हमले के ऊपर कया सराहियाँ हो रही हैं, वो एक प्लांटेड हमला था, वो एक डमी हमला था, लेकिन पर्सनली मैं जो इस चीज़ को एनालाइज कर सका हूँ अब तक कि इस हमले की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो फ़लस्तीनी हिमायती हैं, जो ख़ास तौर पे इजराइल के अगेंस्ट हैं, खुलकर भी और इनडायरेक्टली भी, उनको बहुत सारी चीज़ें आया हो गई हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है, उनके जो
بارڈرز ہیں, ان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, وہ کون سے اسرائیل کے ساتھ ہیں؟ خاص طور پہ اردن کی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جارڈن کی, کہ جارڈن نے جو ایئر اسپیس کھولی تھی اسرائیل کے لیے اور ایرانی میزائلز کو مار گرانے میں مدد کی تھی. یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. تو کیا یہ حملہ اگر ڈمی تھا بھی تو کیا یہ اس لیے تھا کہ صرف اسرائیل کو ڈرانا یا دھمکانا نہیں ہے, بلکہ بہت ساری چیزوں کا علم جو نہیں تھا وہ ہو گیا ہے؟ Is that true? نہیں, دیکھیے بلال بھائی, میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ مطلب یہ کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے 51 کے تحت کیا ہے. اچھا, سیفٹی آف دیئر اون کنٹری. دوسری بات یہ کہ ایران کا ایک بہت بڑا تہذیبی پس منظر بھی سامنے آیا ہے کہ اس نے اطلاع بھی دی لوگوں کو, ایون انکلوڈنگ امریکہ. تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں اس لیے کہ وہ بزدل لوگ ہیں. آپ بتائیے 57 مسلم ممالک میں کسی نے مطلب یہ کہ اسرائیل کو چیلنج کیا سوائے ایران کے. تو جو لوگ مطلب یہ کہ ہارے ہوئے ہیں, جو ذہنی طور پر شکست کھا چکے ہیں اسرائیل کی دہشت گردی سے, وہ تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو وہ مطلب پروپیگنڈا کریں گے, اس کو نگیٹو انداز سے دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی ہمتیں بڑھی ہیں اور فلسطین کے کاز کو اہمیت حاصل ہوئی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں نا, جو باقی مسلم ممالک ہیں, وہ اپنی بغلیں جھانک رہے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل جو ہے نا دوستی کرے گا. میں آپ یہ زائنسٹ جو ہے نا, میں نے زائنسٹ پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں. یہ زائنسٹ بڑے خطرناک ہیں, یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا, انہوں نے کہا ہمارا نقشہ خیبر سے لے کے اور مدینے تک اور مکے تک. یہ آپ دا گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, if I'm not wrong. جی میں یہی بات ہوں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بائی withdrawing and why not supporting the cause of the Palestinian, especially غازہ کے شہیدوں کو سپورٹ نہ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. یہ نہیں بچیں گے. دیکھیے میری بات یاد رکھیے گا, میں ایک معمولی سا صحافی ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قسم کی قوتیں جو ہے نا آگے آ رہی ہیں. میرا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے, میرا قرآن سے بھی مطلب یہ کہ واسطہ ہے, میرا حدیثوں میں واسطہ ہے کہ کیسی کیسی حدیثیں ہیں جو ہمارے نبی نے فرمائی ہیں ان یہودیوں کے بارے میں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پست ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ایران کی جو قوت تھی, ان کا جو حوصلہ تھا, جو انہوں نے جس طریقے سے کیا, تو وہ اس کو یعنی کم کرنے کے لیے, اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے, اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے وہ اس قسم کا نگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف 57 مسلم کنٹریز اٹ واز ایران ایکچولی ہو چیلنج, اور اس کا متھ ٹوٹ گیا, اسرائیل کا متھ ٹوٹ گیا کہ وہ بڑا انوینسیبل ہے, پاورفل ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آغا صاحب, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت بڑے بڑے تجربے رکھتے ہیں اور بڑی کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی باتیں سن کے مجھے حیرانی ہوئی, اور خاص طور پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی جو اس وقت عسکری قیادت ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان اس پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, علل اعلان بات نہیں کر رہا ہے. اور پراکسی وارز کی اگر بات ہوتی ہے اس میں ایران جانا مانا چیمپئن ہے. لیکن ابھی جو شواہد ملے ہیں کہ جس میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتایا ناظرین کہ جو 4 کمپنیز کے اوپر بین لگایا گیا ہے کہ وہ پروڈکٹ سیل نہیں. جی تو اس میں جو انفارمیشن ملی ہے آغا صاحب, اس میں یہ انفارمیشن ہے کہ وہ آپ کو ایک چیز میرے سامنے وہ رکھا ہوا ہے, ڈیلی ٹائمز. جی, یہ بہت بڑا اخبار ہے انگریزی کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤن سے بہتر ہوتا ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان پہ آلریڈی دے ہیو ڈیسائیڈڈ ایکچولی ٹو امپوز سینکشنز. ٹھیک ہے, میں ذرا سوال کمپلیٹ کر لوں کہ اس میں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے نا 2 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد, سی آئی اے نے یا امریکہ نے جو انویسٹیگیشن کی 11 جنوری کے بعد, اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کو چین کے ذریعے پاکستان کی مدد سے جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی تھی. جو ایران ہے وہ یمن پہنچا رہا تھا, صومالیہ کے کوسٹ سے جہاز گزرتا اور یمن پہنچتا, یمن کے اندر جو حوثیز ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی تھی. اور حوثیز کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اوبویسلی فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں, اسرائیل کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں. تو انڈائریکٹلی کون انوالو تھا اکارڈنگ ٹو سی آئی اے یا اکارڈنگ ٹو امریکہ؟ تو اس پر ان لوگوں پر مجھے حیرت ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی عسکری قیادت کچھ نہیں کر رہی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں, جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو جو جراثیم ہے وہ اس پہ جسم پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہی حال پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے نا. اور جس بھی آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا کو, جو بھی ٹاک شو دیکھیں, وہ ان کے پاس, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے پاس ان کو وہ پڑھتے نہیں ہے. اگر پڑھتے تو میری طریقے سے وہ کوٹ کرتے کہ فلاں اخبار میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. وہ نہیں پڑھتے, وہ مطلب یہ کہ محض ان کو بلا لیتے ہیں, اپنا
स्क्रीन पे फेस आता है, वो खुश होते हैं, अपने बच्चों को दिखलाते हैं, बीवी को दिखलाते हैं, अगर बीवी नहीं तो अपने गर्लफ्रेंड को दिखलाते होंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक बात याद रखिए कि जो भी पाकिस्तान का इस वक्त मंजरनामा है वो महज इसलिए है कि हमारी आपस की लड़ाई जो है ना, विद इन आवरसेल्व्स वी आर फाइटिंग। हम लोग ये समझ नहीं रहे कि हमारी ये कमजोरी जो है ना, एक दूसरे से इख्तलाफात, एक दूसरे से जो है ना दूरी, और अपनी अनाओं के मसले में हम अनाओं के साए में हम रह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। अदरवाइज पाकिस्तान से आगा साहब आखिर में मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप कमेंट करें, फिर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, आपके वक्त का भी शुक्रगुजार हूं। क्या ये महज इत्तेफाक है या इत्तेफाक दर इत्तेफाक होते चले जा रहे हैं कि यूक्रेन रशिया की जंग है, तो हमारे वजीर आजम साबिक इमरान खान रशिया में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज जो इत्तेहादी नेटो का इनखला हो रहा है, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो साबिक DGI जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान में है, या फिर इजराइल के ऊपर पहला कोई मुस्लिम मुल्क है जो इस एरा के अंदर जवाबी हमला कर रहा है, जुर्रत कर रहा है, उसको आंखें दिखा रहा है, ललकार रहा है, और उसके जो इस वक्त सदर हैं वो पाकिस्तान में है, महज सिर्फ दारुल हुकूमत में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, बल्कि कराची भी दौरा करें, लाहौर भी दौरा करें, ये क्या तमाम चीज़ें, तमाम जो इवेंट्स हैं महज इत्तेफाक दर इत्तेफाक हो रहे हैं? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्री प्लान है। देखिए मैं आपको एक बताऊं, देखिए बिलाल आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, माशाल्लाह, बहुत तरक्की करेंगे। शुक्रिया। रईसी साहब जो है ना, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए, बिल्कुल ऐसा ही है, और फूल चढ़ाए। ये पहले पाकिस्तान, ये पहले गैर मुल्की सदर हैं कि जो अल्लामा इकबाल के उस पर गए, और अल्लामा इकबाल ईरान में बिल्कुल इसी तरीके से मशहूर है जिस तरीके से बर्री सगीर में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये एक मैसेज गया है कि, और ईरान में अल्लामा इकबाल को कहते हैं इकबाल लाहौरी, और उनको इमाम ख़ुमैनी उनको बड़ा दर्जा देते थे, बहुत बड़ा दर्जा देते थे अल्लामा इकबाल को। और मैंने भी अल्लामा इकबाल के फारसी कलाम उर्दू में पढ़ा है, कमाल की उनकी शायरी है, बहुत बड़े इंसान थे वो। तो जब वो उनके मज़ार पे गए तो क्या मैसेज ये गया है कि आपके जो शौरा हैं जो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, जो मुसलमानों को के दरमियान इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं और एक रोशनी दे रहे हैं जिसमें अल्लाह जो है वो सरे फहरिस्त है, तो उनको वो अकीदत के लिए वहाँ गए। और तो इससे कम से कम पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के ईरान और पाकिस्तान के माबैन एक फिक्री भी और तहजीबी भी और अभी भी एक ऐसा मजबूत रिश्ता है जो खत्म नहीं हो सकता, और इसीलिए वो हर जगह जा रहे हैं। और जाने के बाद ये है कि वो लोगों से मिल रहे हैं ताकि he should give a message कि look, we are your friend, we have not come here actually just to talk and to talk about trade, about the border trade, about the new economic development. We have come here to आगा साहब, अगर ये न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती सिर्फ अगर पाकिस्तान ईरान के माबैन, तो अमरीकी महकमा खारजा का स्टेटमेंट नहीं आता, आपने रद्द-ए-अमल पढ़ लिया होगा वो गालिबन। आपको बता दें कि बात असल ये है कि इनको ये नहीं मालूम कि ऑलरेडी बॉर्डर ट्रीटमेंट जारी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। बॉर्डर जारी है जिसमें कि मतलब जो फायदा है वो ईरान को हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आप देखिए अमेरिका के CIA को हमने खामखा बहुत ज्यादा ब्लास्टर कर दिया रखा है, बहुत बड़ा चढ़ा कर रहे हैं। देखिए अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो और बेचारी आर्मी क्या करे, जब लीडरशिप नहीं है तो आर्मी तो जाहिर है कि माशाल्लाह तो नहीं लगा सकती। तो जब तक कि आपके माशरे के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं होगा और आप किसी भी मुल्क के सामने आंखें मिला के नहीं देख सकते, यही वजह है कि आपकी इकोनॉमी भी डाउन है और आपका इखलाक तो कम से कम खत्म नहीं हो चुका है। तो बस अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई हिदायत अल्लाह पाक की तरफ से आए ताकि हम मजबूत हों, हौसलामंद हों, और ये कि अपने दुश्मन को पहचानने के बाद ये कि मुत्तहद होकर उसके खिलाफ काम करना चाहिए। आगा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस एंड टाइम। आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं, और आपने नाज़रीन जाना कि इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जोर देने की इंतहाई अहम ज़रूरत है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो पॉलिटिकल आपकी क़यादत हो, चाहे वो इस्टाब्लिशमेंट हो, तमाम चीज़ों की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये टॉपिक हमेशा रखता हूँ, उस पर हमेशा बात करता हूँ, चाहे प्रोग्राम का आगाज़ हो चाहे प्रोग्राम का अख्ताम हो, कि जो फ़लस्तीनी बहन भाई, माएँ बहनें, बेटियाँ और जो बच्चे वहाँ पर रुल रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह की जा रही हैं, इस पर अगर कोई मुल्क आवाज़ उठा रहा है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा शुरू दिन से था, है और रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।